तमिलनाडु से खबर है, जहां विजय सरकार ने बहुमत साबित कर लिया है। सरकार के समर्थन में 144 वोट पड़े। एआईएडीएमके में फूट भी हुई मतदान के दौरान। और देखिए, एआईएडीएमके के एक धड़े ने विजय सरकार को समर्थन किया। सरकार के विरोध में 22 वोट पड़े, जबकि फ्लोर टेस्ट में 5 एमएलए गैर हाजिर रहे। तो आप साफ देख सकते हैं कि बहुमत प्राप्त कर लिया है विजय सरकार ने। और कुमार विक्रांत हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, हमारे संवाददाता। कुमार, कई तरह की बातें तो कही जा रही थी, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो बहुत आसानी से बहुमत हासिल कर लिया विजय ने। क्या खास बात रही आज जो वोटिंग हुई सदन के अंदर उसकी? लेकिन अब इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है। बहुत पहले से ही क्लियर था कि विजय के पास बहुमत है। 121 विधायकों का समर्थन पत्र उन्होंने दिया था और बहुमत साबित करने के पहले ही, वो फ्लोर टेस्ट में जाने के पहले ही एआईडीएमके के एक धड़े ने कह दिया था कि वो विजय का समर्थन करेगा, जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई थी कि विजय बहुत आसानी से और बड़े अंतर से इसको हासिल कर लेंगे विश्वास मत को। लेकिन अहम बात जो आपने बताई कि एआईडीएमके जो कि पुरानी पार्टी है, जयललिता की पार्टी है, उसमें एक टूट हुई है और वो टूट खुल करके सामने आ गई है। अब आने वाले वक्त में ये बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें कांग्रेस के 2 मंत्री एक दशकों बाद तमिलनाडु की सरकार में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका। तो देखिए, विजय सरकार को बहुमत हासिल हो गया है और फ्लोर टेस्ट में वो पास हुए हैं और 144 वोट उनके पक्ष में पड़े हैं। सरकार के पक्ष में समर्थन में 144 वोट पड़े हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये देखिए, विजय की पार्टी के पास 120 विधायकों का समर्थन था और समर्थन पत्र भी राज्यपाल को दिया गया था। फ्लोर टेस्ट के दौरान जो बड़ी बात हुई वो ये कि एआईएडीएमके में फूट पड़ी और विजय की पार्टी को 144 विधायकों का समर्थन मिला। एक धड़ा एआईएडीएमके का बाहर चला गया, वॉकआउट कर गया। 22 विधायकों ने विजय के खिलाफ भी वोटिंग की है। डीएमके और पीएमके ने वोटिंग का बायकॉट किया था और इस वजह से अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी का नंबर भी नीचे आया। फिलहाल जो बड़ी बात है वही है कि 144 वोट मिले हैं, बहुमत हासिल हो गया है विजय सरकार को तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजनीति से एक बड़ी खबर आज की सामने आई है। प्रतीक के निधन पर इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको सबसे पहले बता दें। जानकारी ये मिल रही है कि कल रात लगभग 11 से 12 बजे के आसपास तबीयत खराब हुई थी प्रतीक की। रात में ही सिविल अस्पताल ले जाया गया। हालत ठीक होने पर वापस घर लाया गया। सुबह में फिर बेहोश मिले तो अस्पताल ले जाए गए, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रात में पहले भी, यानी कि 11 से 12 के बीच तबीयत खराब हुई, सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तबीयत में सुधार होने के बाद घर वापस लाया गया। सुबह स्थिति अचानक से फिर खराब होती है और उसके बाद जब डॉक्टर्स तक प्रतीक को ले जाया जाता, हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, तो डॉक्टर्स चेकअप के बाद उन्हें मृत घोषित करते हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है और पोस्टमार्टम को लेकर जो जानकारी है वो आपको बता दें कि पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और केजीएमयू में प्रतीक का पोस्टमार्टम हुआ है और सीएमओ की निगरानी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। तो केजीएमयू में प्रतीक का पोस्टमार्टम और सीएमओ की निगरानी में यह पूरा पोस्टमार्टम किया गया है। और भाई प्रतीक यादव के निधन पर अखिलेश यादव का बयान भी आया है। कुछ लोग कारोबार में नुकसान से दुखी हो जाते हैं। मौत की जांच के सवाल पर अखिलेश ने कहा, जो परिवार कहेगा वही काम करेंगे, कानून के मुताबिक काम करेंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा। तो अखिलेश यादव ने कहा कि जैसा परिवार कहेगा वैसा ही आगे इस मामले में हम कदम उठाएंगे। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने
मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, मौत होनी चाहिए। आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। और प्रतीक यादव के परिवार का भी दावा सामने आया है। कारोबार में प्रतीक यादव को नुकसान हुआ था। नुकसान को लेकर डिप्रेशन में थे प्रतीक यादव। अखिलेश ने भी घाटा होने का जिक्र किया, कारोबार में नुकसान का जिक्र किया। तो देखिए, ये भी जानकारी सामने आ रही कि परिवार ने भी इस बात का जिक्र किया है कि उनको अपने व्यापार में, कारोबार में नुकसान हो रहा था, जिसको लेकर वो परेशान थे। अखिलेश यादव ने भी इसका जिक्र किया। क्या डिप्रेशन में प्रतीक यादव थे, ये भी सवाल उठ रहा है। प्रतीक यादव को कारोबार में भारी नुकसान हुआ था। कारोबार में नुकसान को लेकर डिप्रेशन में प्रतीक थे। पिछले 3 साल से नुकसान को लेकर वो डिप्रेशन में थे। अखिलेश यादव ने नुकसान का जिक्र किया जब थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से बात की। परिवार के सदस्यों ने भी दबी जबान में इसकी पुष्टि की है। प्रतीक यादव के डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अभिजीत ठाकुर और पंकज। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिजीत के पास ही चलते हैं। अभिजीत, जिस तरीके से अब बात आ रही है, कारोबार में नुकसान की, डिप्रेशन तक की बात आई है, उसका भी इलाज चल रहा था। ये बातें, इन बातों का क्या आधार बताया जा रहा था और इसमें कितनी वास्तविकता दिखाई दे रही है? अब तक जो जानकारी पब्लिक डोमेन में सामने आई है प्रतीक यादव और उनके कारोबार में हो रहे नुकसान को लेकर। देखिए रवि, आपको जानकारी देता हूँ कि प्रतीक यादव के बिजनेस इंटरेस्ट जो थे वो रियल एस्टेट सेक्टर में, उसके अलावा वो जिम, जो हाई प्रोफाइल जिम था वो उसके वो मालिक थे और ये तमाम बिजनेस उनके थे। रियल एस्टेट में वो कंस्ट्रक्शन के से रिलेटेड हो या फिर ज़मीन की खरीद फरोख्त और तमाम काम उनके थे। और उससे संबंधित नुकसान की बात जो है वो परिवार के करीबी लोग भी बताते हैं और उसके कारण वो परेशान रहते, ये बात भी सामने आई है। लेकिन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी वो जूझ रहे थे, ये बात भी एक फैक्ट है और इसके बारे में भी परिवार ने पुष्टि की है। चूँकि उनका इलाज भी चल रहा था और मेदांता अस्पताल में कई बार वो भर्ती हुए, उनका इलाज भी चला। कल रात से लेके अभी तक के क्रम की अगर हम बात करें तो रात के 11 से 12 के बीच में एक बार फिर उनकी तबीयत खराब हुई थी, वो कोलैप्स हुए थे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। कुछ देर के बाद उनकी तबीयत जब स्थिर हुई तो फिर वो घर वापस आ गए थे। लेकिन घर वापस आने के बाद अचानक जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उनकी तबीयत खराब हुई तो दोबारा उनको अस्पताल लेकर गया तो लग जाया गया। तो यानी ये दूसरी बार था जब उनको सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन तब उनकी जान नहीं बच सकी। तो हमने जितने लोगों से, उनके करीबी लोगों से भी बातचीत की तो परेशानी की बात तो वो बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ नया करने की कोशिश भी वो करते रहते थे। अपने जिम के साथ साथ जो आश्रय नाम का एक एनजीओ वो चलाते हैं जिसमें वो पशुओं की देखभाल का काम, ये उनका सोशल सर्विस वर्क था जिसके बारे में वो खुलकर अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते थे और उनको पशुओं से प्यार था तो पशु प्रेम भी वो अपना जाहिर करते रहते थे। उसके लिए एक नया ऑफिस का निर्माण भी वो हाल फिलहाल करवा रहे थे, वहाँ पर वो देखने के लिए भी साइट पर पहुंचे थे। ये बात भी उनके जो जिम के स्टाफ है उनसे बातचीत में उन्होंने हमें बताई थी। तो ये तमाम गतिविधियों में वो थे। हालांकि कारोबार में नुकसान एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और तमाम परेशानियों से वो जूझ रहे थे। इस बात की पुष्टि भी उनके करीबियों ने हमें की है। 13 साल से जो उनके साथ काम करने वाले स्टाफ है, उनका कहना है कि उनका व्यवहार सबके प्रति बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ परेशानियों से वो जूझ रहे थे। इस बात की पुष्टि उन्होंने भी की हमसे बातचीत के दौरान। तो हाँ, निश्चित तौर पर एक परेशानी की बात तो थी, लेकिन अब आज की सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि अब वो दुनिया में नहीं है। और पोस्टमार्टम के बारे में जो बड़ी अपडेट हमारे साथ पास सामने आ रही है कि पोस्टमार्टम की जो
प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और अब बाकी जो फॉर्मल प्रोसीजर्स है इसको पूरा करने के बाद 1 से 1:30 बजे के आसपास जो है उनका शव जो है वो उनके आवास पर इसी जगह पर विक्रमादित्य मार्ग पर लेकर आया जाएगा, जहां पर उनके तमाम परिजन जो हैं, जो रिश्तेदार हैं अपर्णा यादव से संबंध जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनकी बहन, उनकी माँ और तमाम रिश्तेदार यहाँ पर, उनके करीबी जो हैं, प्रतीक यादव के कुछ मित्र भी हैं, वो सब यहाँ पर पहुँच गए हैं और जो उनके लास्ट राइट्स की तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर चल रही है। घर के अंदर की तस्वीरें भी आपको अगर हम दिखाएं तो तमाम तैयारियाँ यहाँ पर पूरी की जा रही हैं कि जब उनका शव यहाँ पर लेकर आया जाएगा उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो जल्दी से जल्दी पूरी की जा सके। और इस बीच में एक बड़ा अपडेट अपर्णा यादव पर भी आ रहा है कि वो अभी तक लखनऊ नहीं पहुंची हैं। 1:30 से 2 बजे के बीच में वो यहाँ पर लखनऊ पहुंचेंगी और उसके बाद सीधे अगर वो पहले बिल्कुल अपर्णा यादव के भी पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है और परिवार के लिए ये कठिन समय है। और देखिए, प्रतीक यादव के निधन पर सिविल अस्पताल के सीएमएस का भी बयान आया है। 5:55 पर मृत अवस्था में लाए गए थे प्रतीक, उन्होंने कहा है। और सीएमएस की तरफ से यह कहा गया है पुलिस को अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी दी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू भेजा और पोस्टमार्टम वहीं पर हुआ है। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया केजीएमयू मोर्चरी। फिर क्या कुछ कारण क्या निकला है? अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, पोस्टमार्टम की बात भी सामने आ रही है, रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? और जिस तरीके से सीएमएस ने कहा कि उनके पास कोई अवसर नहीं था किसी तरीके के इलाज करने का क्योंकि मृत ही लाए गए थे प्रतीक। जी बिल्कुल, करीब 5:55 के आसपास सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे तब वो मृत हो चुके थे। हालांकि उससे पहले सीएमएस ने, जो सिविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि एक बार 4:30 बजे के आसपास फोन आया था, फिर टीम गई थी, लेकिन स्थिति बिगड़ने के बाद थोड़ी देर के बाद सिविल हॉस्पिटल लाएगा, उसके बाद उनका निधन होगा, यानी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनका निधन होगा। हालांकि एक उनके करीबी ने भी कहा कि 11 बजे प्रतीक यादव को सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन थोड़ा बहुत आराम मिलने के बाद दोबारा घर आए। लेकिन डॉक्टर की तरफ से 4:30 बजे की बात और बाद 6 बजे की बात के आसपास जो बात है वो डॉक्टर की तरफ से सिविल हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया। उसके बाद केजीएमसी में पीएम हाउस में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पीएम हो गया है, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर हैं, प्रवक्ता हैं के सिंह, उनकी तरफ से कहा गया है कि अपर्णा यादव पहुँचेंगी करीब 1:30 बजे के आसपास में, वो शहर में नहीं है। उसके बाद प्रतीक यादव का जो शव है वो विक्रमादित्य मार्ग, जहाँ पे उनका आवास है, लेकर जाया जाएगा। फिलहाल उससे पहले प्रतीक यादव की जहां तक स्वास्थ्य की बात है, लंबे समय से उनका स्वास्थ्य खराब था, कई सालों से मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर रचिता शर्मा जो इंटरनल मेडिसिन की विभागाध्यक्ष हैं, उनकी देखरेख में उनकी टीम इलाज कर रही थी, आईसीयू की टीम लगी हुई थी। इससे पहले भी कई बार वो मेदांता में एडमिट हुए थे। वहाँ के जो डायरेक्टर हैं राकेश कपूर से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि प्रतीक यादव कई बार एडमिट हुए, लेकिन 24 घंटे या 48 घंटे में वो डिस्चार्ज होकर चले जाते थे। इस बार फिर ठीक है पंकज, आप नजर बनाए रखिए और हमारे साथ अभिजीत जुड़े हुए तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में गाड़ियां कम हुई हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दे। देशवासियों से अपील के बाद पीएम ने खुद भी इस पर अमल किया। गुजरात, असम के दौरे के दौरान गाड़ियों की संख्या कम की गई। काफिले में गाड़ियों की कमी के बावजूद सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया। तो प्रधानमंत्री के काफिले में गाड़ियों को कम किया गया और सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, लेकिन पहले जो संख्या होती थी गाड़ियों की उसे घटा दिया गया है। पहले प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से अपील की गाड़ियों के कम से कम इस्तेमाल के लिए पेट्रोल डीजल की स्थिति को देखते हुए, और उसके बाद गुजरात असम दौरे पर जब वो गए तो उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या कम रही। तो पीएम मोदी का बचत मंत्र, खुद भी उन्होंने इस पर अमल किया। प्रधानमंत्री की पहल पर उनके काफिले की गाड़ियां कम की गई। गुजरात और असम दौरे के दौरान पीएम के काफिले में गाड़ियां कम रहीं। हैदराबाद में अपील के तुरंत बाद वडोदरा, गुवाहाटी में भी इसका प्रभाव दिखा और काफिले की गाड़ियां कम हुई, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया। तो इस तरीके से जो प्रधानमंत्री ने कहा उसको एक एक करके अमल भी किया जा रहा है। इस बीच देखिए कई राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्रियों ने भी इस को फॉलो किया है, इस उदाहरण को फॉलो किया है। इसके अलावा कई दूसरे बड़े नेताओं ने भी इस उदाहरण को फॉलो किया है। अब
मंत्रियों के काफिले में गाड़ियां कम रहेंगी। मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले में सुरक्षा से जरूरी गाड़ियां रहेंगी, लेकिन उसके अलावा जो कॉन्वॉय होता था उसे घटा दिया गया, कहीं 50% और कहीं उससे थोड़ा कम, लेकिन कई जगह मुख्यमंत्रियों ने यह फैसला लिया है। और इधर अमित शाह के काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां। जी हां, पीएम की अपील के बाद गृह मंत्री ने भी फैसला लिया है। अमित शाह के काफिले की गाड़ियां भी आधी हो गई हैं। सिर्फ 4 गाड़ियों के साथ ही गृह मंत्री कहीं भी मूव करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री का काफिला निकला। ये देखिए 4 गाड़ियां नजर आ रही हैं। सुरक्षा से जुड़ी जो टीमें हैं वो इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही हैं। अमित शाह इस गाड़ी में मौजूद, और इस तरीके से आप देखिए पूरा का पूरा कॉन्वॉय घटाकर सिर्फ 4 गाड़ियों का कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी अपील पर अमल करते दिखाई दिए और ठाणे में मुंबई का सफर इलेक्ट्रिक व्हीकल में पूरा किया। काफिले की गाड़ियां भी आधी कर दी गई। 17 से घटाकर 8 हुई काफिले की गाड़ियां और इलेक्ट्रिक वाहन पर उन्होंने इस यात्रा को पूरा किया। और सुनाते हैं आपको कि एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। ये जो अपील उन्होंने की है, ये अपील को मान्य करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। और इसलिए मैं खुद भी एक ईवीएम, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं जा रहा हूँ। और हमारे जो कॉन्वॉय में जितनी भी गाड़ियाँ, जो आवश्यक गाड़ी जितनी है, सुरक्षा विषय जितनी भी गाड़ी है, उसको रखकर बाकी गाड़ी भी जितने कम कर सकते हैं उतने कम करूंगा। और चलिए आपको दिखाते हैं संवाददाता विनोद जगदाले की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने के लिए कहा था। अब एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उनका काफिला यहाँ से गुजर रहा है। देख सकते कि पहली ये पायलट कार यहाँ पर रवाना हो रही है। एकनाथ शिंदे की ये दूसरी गाड़ी पायलट यहाँ पर गुजर रही है। एकनाथ शिंदे की ये तीसरी गाड़ी जो ईवी है, ये ईवी में बैठे एकनाथ शिंदे वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। 3 गाड़ियाँ गुजर चुकी हैं। ये चौथी गाड़ी, ये 5वीं गाड़ी, ये 6ठी गाड़ी, ये 7वीं गाड़ी और ये 8वीं गाड़ी। 8 गाड़ियों का काफिला आज एकनाथ शिंदे यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले एकनाथ शिंदे के काफिले में कुल 17 गाड़ियां यहाँ पर चलती थी, अब वो गाड़ियां 8 यहाँ पर हो चुकी है। प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि देश में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल लोग यहाँ पर कम करें। इसके बाद यह फैसला लिया एकनाथ शिंदे ने। 17 से अपना जो कॉन्वॉय है, जो काफिला है, वो यहाँ पर कम कर दिया गया है। और देखिए प्रधानमंत्री की बचत वाली अपील, राज्य सरकारों ने शुरू किया इस पर अमल। कैसे कैसे अमल हुआ है देखिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें। सीएम और मंत्रियों की गाड़ियों के काफिले को आधा कर दिया गया है यूपी में, और गैर जरूरी सोना खरीदने से बचने की भी सलाह दी गई है। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की अपील की गई है। साथ ही पीएनजी, पेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया गया। वर्चुअल सरकारी बैठकें, सेमिनार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब इस तरह से किए जाएंगे। मंत्री एमएलए से हफ्ते में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने की भी अपील की गई। अब बात दिल्ली सरकार की। तो दिल्ली में बात करें तो सिर्फ 1 सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने का संकल्प लिया गया है। मंत्रियों से कम गाड़ी इस्तेमाल करने की अपील की गई है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मेट्रो, ई रिक्शा से यात्रा की और सरकारी बैठकों को वर्चुअली करने का फैसला लिया। अफसरों को जरूरत पर ही गाड़ी से सफर करने के निर्देश दिए गए। अब मध्य प्रदेश की बात करें। काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी गई है। और देखिए काफिले में मध्य प्रदेश में 13 की जगह अब 8 गाड़ियां ही इस्तेमाल में लाई जाएंगी। ये मध्य प्रदेश को लेकर फैसला लिया गया है। दिल्ली में जो निर्णय लिए गए वो हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की भी बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव दिख रहा है, जो मंत्र दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में देखिए काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी गई है, जैसा हम आपको बता भी रहे हैं। और अब काफिले में 13 की जगह 8 गाड़ियां ही रहेंगी। तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश सीएम के दौरे पर वाहन रैली नहीं होगी। ये बहुत अहम फैसला। और मंत्री यात्रा में न्यूनतम गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे।
नए पदाधिकारी बिना वाहन के रैली संभालेंगे, कार्यभार संभालेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहां पर भी एक तरीके से कटौती की गई है सरकारी कामकाज में। अब आप बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो गैर जरूरी हवाई यात्रा पर रोक के आदेश दिए गए महाराष्ट्र में। सरकारी विमान से यात्रा से पहले इजाजत जरूरी है। आपातकालीन स्थिति में ही विमान का इस्तेमाल किया जाएगा। विभागों में ईंधन खपत, सरकारी खर्च बचाने पर काम और ऑनलाइन मीटिंग बढ़ाकर यात्रा खर्च कम करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों में इस तरह के निर्देश सामने आए। और अब बात गोल्ड की। तो सोना चांदी खरीदना महंगा हुआ। जी हां, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और इंपोर्ट ड्यूटी 6% से सीधे 15% हो गया है। नई ड्यूटी दरें आज से ही पूरे देश में लागू और इस तरीके से सोने चांदी की कीमतों में उछाल आया है। महंगी हुई है सोने चांदी। तो इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है और ये जो दरें हैं वो आज से ही लागू है। तो इसका असर देखिए, सीधा असर है, सोना और चांदी महंगा हुआ है। जी हां, आदेश क्या है ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखिए आदेश में क्या कहा गया है। इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है इस आदेश के तहत। और कितनी बढ़ोतरी की गई है इंपोर्ट ड्यूटी में ये भी देखिए। पहले 6% और अब 15%। उसमें जो बढ़ोतरी है उसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस 5% सेस लगाया गया है, जिसमें एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस है। तो इस तरीके से ये 15% हो गया। तो कितनी बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 15 से घटाकर 5% हुआ था, लेकिन अब जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए फिर बढ़ाया गया और फिर 15% कर दिया गया है। क्यों हुई बढ़ोतरी? कारण बहुत साफ है, विदेशी खरीद कम करना एक तो, दूसरा डॉलर पर दबाव घटाना, यह भी इसका एक मकसद है, जिसकी वजह से इस ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। असर कितना होगा? सोने की लैंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी और सोने की कीमतों में बढ़ोतरी भी होगी, उसमें भी इजाफा होगा और उसका प्रभाव भी दिखने लगा है बाजार में। और थोक व्यापारी कम सोना मंगाएंगे, सोने की उपलब्धता भी कम हो जाएगी और उसका भी सीधा असर उसकी कीमतों पर पड़ेगा। थोक व्यापारी कम सोना मंगाएंगे और जो अवेलेबिलिटी है गोल्ड की वो भी मार्केट में कम हो जाएगी। ऐसे में कीमतों पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो ये जो फैसला है उसका ये प्रभाव पड़ा है। शुभम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, शुभम पांडे, उनसे हम बात करते हैं। शुभम, सीधे सीधे अगर देखा जाए, ये जो ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, इसका बड़ा असर क्या है सोने चांदी के मार्केट पर आज और आने वाले समय? देखिए, बिल्कुल कुछ ही दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील करते हैं कि शादी विवाह का सीजन है, 1 साल तक सोना मत खरीदिए। उसके बाद रात में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाती है, यानी जो सोना हम बाहर देशों से मंगाते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है ज्यादा बढ़ा देंगे। देखिए, सराफा बाजार, जवी बाजार, जो एशिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है मुंबई का, वहां के बड़े कारोबारी जो है हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानेंगे। देखिए ये जो सोने आप देख रहे हैं, ये जो महिलाएं पहनती हैं, इस्तेमाल करती हैं, अब ये कितने में खरीदारी होगी, ये कितने में ये होलसेल भाव है, ये रिटेल शॉप पे कितने में जाएगा, ये सबसे बड़ा दिलचस्प बात है। इनसे जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त सुभाष बड़ाला जी इस वक्त मौजूद है। सुभाष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी फिलहाल सोने की खरीदारी में जो ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है, अब माल आपको कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और जो ऐलान किया है कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, तो बाजार की क्या स्थिति है? सबसे पहले भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। आफ्टरनून, सॉरी। अभी गोल्ड का रेट जैसे 15% कर दिया इंपोर्ट ड्यूटी में, जो पहले 6% था, तो 9% रात को जब सुबह 5 बजे मेरे ख्याल से ऐलान किया था भारत में, और 9% एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी की गई है। तो वो 9% जो एक्स्ट्रा ड्यूटी की गई है, ये इम्पैक्ट सीधा गोल्ड पे आया है और गोल्ड सीधा रेट 153 का था, वहाँ पर हो गया है 162,500, जो कि अभी तक 7% तक ही बढ़ा है एक्चुअल में। अगर सराफा बाजार में देखें तो पुराना गोल्ड के हिसाब से अभी तक और 2% की ग्रोथ देखनी बाकी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने 9% बढ़ाया है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर फिजिकल में अभी तक 7% ही बढ़ा है, तो शायद और 2% बढ़ने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल जैसे कारोबारी मान रहे हैं कि दाम बढ़ेंगे आने वाले समय में भी इसका प्रभाव होगा। बातचीत जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब बात नीट पेपर लीक की। तो नीट पेपर लीक जांच में कई अहम पर्दाफाश, कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। जांच में सामने आया है प्राइवेट माफिया नेटवर्क।
हिरासत में लिए गए आरोपियों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है, इसकी संभावना जताई जा रही है। लीक मामले में कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है। पेपर लीक केस में 20 टेलीग्राम चैनल बंद कराए गए। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में जांच करेगी सीबीआई। तो देखिए, नीट पेपर लीक में यह पर्दाफाश हुआ है, बड़ा पर्दाफाश, एक एक करके नई जानकारियां सामने। पहली डील पुणे में हुई है, यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है, बड़ी जानकारी सामने आई है। पेपर जो लीक हुआ है उसमें गेस्ट पेपर का नाम दिया गया उसको, यानी कि उस गेस्ट पेपर के नाम से उसे लीक किया गया, सर्कुलेट किया गया, और सीकर पेपर लीक बड़ा सेंटर बना। इसका पेपर लीक का बड़ा सेंटर बना सीकर। टेलीग्राम के जरिए इसे नेटवर्क में फैलाया गया। टेलीग्राम जो कि एक सोशल मीडिया एक माध्यम है, उसके जरिए इसे फैलाया गया। नीट पेपर लीक में यह बड़ी जानकारी सामने आई और पहली डील पुणे में हुई। सीकर को इसका सेंटर बनाया गया, टेलीग्राम को इसका माध्यम बनाया गया इसको सर्कुलेट करने के लिए। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था अक्रॉस इंडिया, पुणे से लेकर सीकर। आप देखिए कितना बड़ा कनेक्शन, क्या क्या बड़ी बातें आई हैं और पुणे में कैसे ये पेपर लीक होता है, गेस्ट पेपर जिसे नाम दिया जाता है। पुणे को लेकर क्या और इनपुट है? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तफ्तीश जो एसओजी ने की उसमें साफ तौर पर सामने है कि दरअसल इस पूरे लीक कांड का जो एपिक सेंटर है वो नासिक की प्रिंटिंग प्रेस है, जहां पर एक शख्स के द्वारा उस पेपर को वहां से लीक किया जाता है। उसके बाद उस पेपर को पुणे भेजा जाता है, पुणे में उसकी डील होती है। वो डील होने के बाद पेपर सीधा हरियाणा और हरियाणा से सीकर जाता है। तो ये पूरा जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो अब तक सामने आ चुकी है। तकरीबन 15 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनसे एसओजी खुद पूछताछ कर चुके हैं और उन्हें अब फिलहाल सीबीआई के हैंडओवर भी कर चुकी है। अब सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो पेपर लीक है वो कंपोजिशन के दौरान हुआ, यानी कि जिस वक्त इस पेपर को तैयार किया जा रहा था, या फिर प्रिंटिंग के दौरान इसको लीक किया गया। ये सबसे बड़ा सवाल सीबीआई के सामने बना हुआ है और इसी के लिए अब सीबीआई की जो टीमें हैं वो अलग अलग राज्यों के अंदर मौजूद है, चाहे उत्तराखंड हो, इसके अलावा राजस्थान हो, साथ ही पुणे हो, नासिक हो। तमाम लोकेशन पर इस वक्त सीबीआई की जो टीम है वो अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा एक टीम दिल्ली के अंदर सेंटर की कैंप की हुई है जो लगातार एनटीए के अधिकारियों के संपर्क में है और जानने की उनसे कोशिश की जा रही कि आखिरकार पूरा प्रोसेस क्या था, यानी कि पेपर को तैयार करने से लेकर उसको प्रिंटिंग और साथ ही उसको सेंटर तक पहुंचाने का प्रोसेस क्या था, किस किस शख्स की क्या क्या जिम्मेदारी थी। तो अब पेपर कहां से लीक हुआ, किस तरीके से लीक हुआ, जो एसओजी ने अपनी फाइंडिंग्स पाई हैं तफ्तीश के दौरान, उनमें कितनी सच्चाई है, वो कितनी ठोस है, इन तमाम चीजों पर सीबीआई। बिल्कुल जितेंद्र, ये नेटवर्क जो सामने आया है इससे साफ पता चलता है कि ये बड़ा काम है, बड़ा नेटवर्क है, इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं, जिस तरह का चैनल दिखाई दे रहा है। शालिनी वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एनटीए की बैठक इस वक्त चल रही है, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। शालिनी, सबसे बड़ा सवाल अब एनटीए को लेकर ही है, एक तो ये कि नई परीक्षाएं कब होंगी, एक तो बड़ा चैलेंज, और फिर से उन परीक्षाओं को सही तरीके से कंडक्ट करना, क्योंकि एनटीए को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। कितनी गंभीर चुनौती है एनटीए के सामने नीट परीक्षा को लेकर? यह दोबारा हो रहा है, एक बार फिर देश के सामने एक चुनौती आ गई है नीट के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम्स को लेकर। बिल्कुल, आपको बता दूं कि नीट की परीक्षा जो है 23 लाख छात्रों की परीक्षा दोबारा करानी है एनटीए को, उसके सामने बड़ी चुनौती है। इसीलिए यहां पर लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है और जो मेरी बातचीत हुई अभी डीजी के साथ, वो ये बात बोल रहे हैं कि हम अभी सारे अधिकारियों के साथ इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा कब करा दी जाए, क्योंकि हमें अभी 3 से 4 दिनों के अंदर ही, बल्कि मानिए कि हमें जल्द से जल्द डेट भी घोषित कर देनी होगी ताकि जो भी तैयारी हो वो जो छात्र हैं वो तैयारी कर सकें अपनी। और लेकिन सवाल ये कि परीक्षा तो आप करा लोगे, लेकिन जहां से गड़बड़ी हुई थी क्या उस गड़बड़ी को दोबारा आप रोक पाओगे? क्योंकि अब जो जांच चल रही है फिलहाल, वो कह रहे हैं कि हम वहां से सीबीआई जो यहां पर आई है उससे जो बातचीत हो रही थी सबके साथ में, तो वो कह रहे हैं कि कहां तक जो है ये पेपर कैसे कैसे गया। इस पर सबसे बड़ी बात होगी पीडीएफ जो है, इस बार चैलेंज इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो है पीडीएफ सर्कुलेट हुआ है। पीडीएफ सर्कुलेट होने की वजह से चैलेंज ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि मोबाइल से मोबाइल कहां तक पहुंचा है, यूट्यूब चैनल से कहां तक पहुंचा है, टेलीग्राम से कहां तक पहुंचा है, इसको लेकर एक बड़ा चुनौती भी है जांच को लेकर भी। इसीलिए कई सारी चुनौतियां भी सामने हैं ही, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बच्चे एग्जाम दे चुके थे उनके लिए ये कितना बड़ा दबाव होगा दोबारा इस पेपर के लिए अपीयर होने में। और इस पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए।
सीबीआई पे भरोसा बचा है क्या? सीबीआई कुछ करेगी? 2017 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया। फिर 2021 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया। फिर 2024 में पेपर लीक हुए, जांच सीबीआई को सौंप दी गई, सीबीआई ने कुछ किया। फिर 2026 में अब पेपर लीक हुए, जांच फिर से सीबीआई को सौंप दी गई। आपको लगता है सीबीआई कुछ करेगी इस बार भी? और 2024 में तो हद ही हो गई। 2024 के जो मास्टरमाइंड थे उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी होती है, नहीं तो आदमी को ऑटोमेटिक बेल मिल जाती है। सीबीआई ने सो कॉल्ड मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया और 90 दिन में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल नहीं की और उसको ऑटोमेटिक बेल मिल गई। क्यों? आपको लगता है कि सीबीआई ने इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं की क्योंकि सीबीआई इनएफिशिएंट है? ना, सीबीआई इनएफिशिएंट नहीं है, सीबीआई में बड़े अच्छे अच्छे अफसर हैं। क्योंकि सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो इस देश में पेपर लीक करवा रहे हैं। सीबीआई किसी को सजा दिलवा ही नहीं सकती